विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम सिर्फ सम्मित ईथर ही नहीं अपितु असम्मित ईथर भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एल्काइल हैलाइड को जब रिएक्ट किया जाता है मेटल एल्कोक्साइड के साथ तो फॉर्म होता है ईथर। ठीक है, कैसे फॉर्म होगा? जैसे RO माइनस Na है तो आपको पता है मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बगल में ऑक्सीजन लोन पेयर्स है और इसमें आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब जो ये RO माइनस है ये एल्कोक्साइड आयन है, ये एल्कोक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है और एल्काइल हैलाइड के पॉजिटिव साइट में जाके अटैक कर देता है। तो पॉजिटिव साइट कौन सा है? एल्काइल ग्रुप, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा इस एल्काइल ग्रुप में तो एक्स क्या हो जाएगा? पीछे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से वन स्टेप प्रोसेस होगी। ये वन स्टेप जो प्रोसेस होगी ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी और RO माइनस जाके जुड़ जाएगा R के साथ और फॉर्म हो जाएगा ROR डैश, दैट इज ईथर, और NaX जो है वो निकल जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, जब आप C2H5Br को ब्रोमो इथेन के साथ जब रिएक्ट करोगे मेटल मिथॉक्साइड के साथ तो क्या होगा? CH3O माइनस अटैक करेगा C2H5 में, Br बाहर निकल जाएगा तो जुड़ जाएगा CH3O C2H5, तो बन गया मिथॉक्सी ईथेन। तो मिथॉक्सी ईथेन कैसा है? एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, असम्मित ईथर है। तो इस तरीके से प्राथमिक ईथर हमें मिल गया। दूसरा एक तरीका है, अगर हमें तृतीयक ईथर चाहिए, तृतीयक ईथर अगर हमें बनाना है तो हमें मेटल एल्कोक्साइड 3 डिग्री का लेना पड़ेगा। फिर इसमें क्या होगा? जो RO माइनस जो ग्रुप है ये अटैक करेगा CH3 पर, Br निकल जाएगा और बन जाएगा ईथर। और अगर हमने इसका जो एक लिमिटेशन है वो क्या है कि आप एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री कार्बन उसके साथ नहीं ऐड कर सकते। जैसे यहाँ पे है आपका तृतीयक, आपने ब्रोमाइड लिया है तो उस केस में क्या होगा? जब आप एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क तो करता है बट यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन पे। क्यों नहीं अटैक कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे स्टेरिक अवरोध होगा, ये बल्कि ग्रुप इन बल्कि ग्रुप्स के कारण ये ऑक्सीजन इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ना वर्क करते हुए अब ये एज अ बेस वर्क करेगा। बेस का मेन काम क्या होता है? हाइड्रोजन एसिड की बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को निकालता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है। तो यहाँ पे CH3O माइनस SN2 रिएक्शन ना देते हुए सिर्फ क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन देगा जिसमें CH3O माइनस इस H को लेकर बना देगा एल्कोहल CH3OH मिथेनॉल, और यहाँ पे Br जो रिमूव हुआ है इसका एक सिग्मा बॉन्ड और इसका एक सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों आपस में इस कार्बन कार्बन क्या करेंगे? डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन या इलोपन अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर आपको एल्काइल ईथर बनाना है तो उसके लिए एल्काइल हैलाइड को RX ले लो और दूसरा जो मेटल एल्कोक्साइड है उसमें फिनाइल ग्रुप ले लीजिए। इन दोनों को आप रिएक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट एल्काइल एराइल ईथर मिल जाएगा। नेक्स्ट है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? फर्स्ट चीज जो CO है, कार्बोनिल, कार्बन और ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। तो पोलर बॉन्ड होने के कारण इनका क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। इसी वजह से इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो अल्कोहल का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अल्कोहल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है एक अल्कोहल की दूसरे अल्कोहल के साथ। ईथर में पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो एक पोलैरिटी के कारण भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन से ज्यादा होगा। एल्केन कैसा है? नॉन पोलर है। तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है जिसमें अल्कोहल का सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर ईथर का, देन लास्ट होता है एल्केन का। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो इसमें क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है ROR ईथर में, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन।
तो ये बहुत ही लो, मतलब बात की इनकी अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए तो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं ये। इनको या तो टेम्परेचर ज्यादा देना होता है या कुछ विगरस कंडीशन में ही ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली जो इनकी केमिकल रिएक्शन है वो HX के साथ है। HX के साथ अभिक्रिया कैसे होगी? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो ROR है इसमें से एक RO इस H के साथ ऐड हो जाएगा और दूसरा R X के साथ ऐड हो जाएगा, हमें मिल जाएगा अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है, जैसे आपने दिया एल्काइल एराइल ईथर लिया, तो अब यहाँ पे ये वाला या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या यहाँ से, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन का, बेंजीन का जो कार्बन है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इस वजह से ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होगा R और ऑक्सीजन का बॉन्ड, एल्काइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, हमें फिनॉल मिल जाएगा और X चले जाएगा R के साथ एल्काइल हैलाइड। फिर बात की जाए अगर इनकी रिएक्टिविटी की, तो HCl, HBr, HI में डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज बढ़ने के कारण जो हाइड्रोजन और Br का बॉन्ड है ये कैसा होने लगता है, वीक होने लगता है। ये आयोडीन है, इसका साइज इतना बड़ा है तो ये हाइड्रोजन के साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं करेगा, तो इस वजह से इसका जो बॉन्ड है, स्ट्रेंथ है डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, देन HBr, देन लास्ट में आएगा HCl। फिर लास्ट जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका बेंजीन ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन है ये क्या करता है, बेंजीन का रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है। रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू ये लोन पेयर्स इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। डबल बॉन्ड में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इस ऑक्सीजन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और रिंग में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू पैरा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन में जाके जुड़ जाएगा, इसमें लग जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने अल्कोहल फिनॉल का भी देखा था। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जाके इंक्रीज हो गया, तो कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जाके अटैक करेगी, तो किस में करेगी, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में। क्यों अटैक करेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजनन अभिक्रिया। हेलोजनन अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो होता है ब्रोमोनियम आयन, Br पॉजिटिव। ये क्या करता है, एनीसोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जाके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और खुद ऐड हो जाता है और फॉर्म करता है पैरा ब्रोमो एनीसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो होता है CH3 पॉजिटिव, क्योंकि AlCl3 का CH3 इसमें जो अगर आप एनीसोल को जब रिएक्ट कराते हो CH3Cl के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज AlCl3 और CH2 एज अ सॉल्वेंट जब यूज करते हैं, तो यहाँ पे AlCl4- जो है वो AlCl3Cl को लेके AlCl4- बनाता है और CH3 पॉजिटिव हमें मिल जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ये CH3 पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जाके अटैच सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को और फॉर्म करता है 2-मिथॉक्सीटोलुइन और 4-मिथॉक्सीटोलुइन। यहाँ पे जो भी पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर होता है। मेजर होने का रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो बल्की ग्रुप है CH3 और इस बल्की ग्रुप के बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो अवरोध है, वो कम है। ठीक है, भीड़ भाड़ यहाँ पे आपको कम दिखेगी ऑर्थो के कंपेयर में। ऑर्थो में इस कार्बन का CH3 जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और इसका CH3 का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इनके आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, जिस वजह से जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर होते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने OCH3 इस एनीसोल को ही जब CH3COCl के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे भी AlCl4- निकल जाएगा। CH3CO+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ऑर्थो पैरा पे जाके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट दे देगा।